हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और एक बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राजनांदगांव बॉर्डर पर मोहला मानपुर के नजदीक महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। इसमें 27 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और अब तक 26 नक्सलियों के शव महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने बरामद कर लिए हैं। ये मुठभेड़ सुबह करीब 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती रही। पुलिस की ओर से 16 से ज्यादा यानी कि C16 के ग्रुप के ऑपरेशन के लिए यहां जवान भेजे गए थे। C6 महाराष्ट्र पुलिस के नक्सल उन्मूलन सेल की विशेष सैन्य टुकड़ी है, जो लगातार पिछले 2 सालों में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन महाराष्ट्र में कर चुकी है। और इस मुठभेड़ में महाराष्ट्र के प्रमुख नक्सल नेता दीपक उर्फ मिलिंद तेलतुंबड़े की भी मारे जाने की आशंका है। मारे गए नक्सलियों में भी कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने की संभावना है, जिनकी शिनाख्त महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में एक बड़ी मुठभेड़ में 17 से ज्यादा माओवादी मारे गए थे। इसके साथ ही अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगी है। अब तक पुलिस ने 16 हथियारों के साथ बरामद उनके शव किए। साथ ही मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के सदस्य दीपक और DVC सुकलाल के भी मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, राजनांदगांव बॉर्डर पर मोहला मानपुर के नजदीक ये घटना हुई है और स्वाभाविक सी बात है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह की मुठभेड़ होती है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की तरफ या छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में घुसने की कोशिश की जाती है। आपके पास फिलहाल पहला प्रश्न मेरा यही कि आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस तरह की स्थिति तो नहीं मालूम चल रही है कि ये राजनांदगांव के जरिए छत्तीसगढ़ बॉर्डर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि इस इलाके में एक बड़ा कैंप है और जो नॉर्थ गढ़चिरौली डिवीज़न के सेक्रेटरी है उसके नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में नक्सलियों का जमावड़ा है और इसी के लिहाज से ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सुबह 7 बजे से मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें शुरुआती तौर पर 4 जवानों के घायल होने की जानकारी आई, लेकिन लंबा जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो शाम 3 बजे तक कई महत्वपूर्ण नक्सली भी मारे गए और इसके साथ साथ करीब 16 हथियार बरामद किए गए हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो आंकड़ा है वो 26 से अधिक माओवादियों के इस घटनाक्रम में मारे जाने की आशंका है। आपको ध्यान होगा 2019 में इन्हीं जो नक्सल ग्रुप है इसी के द्वारा एक थाने के नज़दीक पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। तब से इस इलाके में लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनको ट्रेस किया जाए। जी नरेश, लगातार जवानों के साथ इनकी मुठभेड़, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जो राजनांदगांव के एरिया है वहाँ से भी कई बार जो है जब मुठभेड़ होती है तो कई इनामी नक्सली, सवाल ये कि बड़े बड़े नेता जो है, नक्सली नेता जो है, उनके मारे जाने की खबर है, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये कई महत्वपूर्ण नेता हैं। ख़ासतौर पर अगर आप देखें कि महाराष्ट्र दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी दोनों लगा हुआ इलाका है, तो अक्सर जो बड़े नेता हैं एक दूसरी जगह पर आना जाना करते रहते हैं। जो इचामी का नाम आ रहा है और दीपक जो तेलतुंबड़े हैं, ये दोनों ही लोग DKHZC के भी सदस्य रहे, यानी दंडीकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। तो क्योंकि ये एक दंडीकारण्य का ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर एक समानांतर ये लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और ये जो मुठभेड़ है इसका सीधा असर DKHZC पर भी पड़ेगा। और ख़ासतौर पर नारायणपुर से लेकर मोहला मानपुर राजनांदगांव तक का इलाका, जो कि एक माइनिंग कॉरिडोर भी है, इस इलाके में जो पिछले कुछ समय से नक्सली कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट को शुरू किया जाए, माइनिंग और जो तमाम गतिविधियां सरकार की हैं उसको रोकने के लिए, उस पर एक लगाम इस मुठभेड़ की वजह से लगेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपलब्धि भरा है। और जैसा कि आपने कहा कि कई सीनियर नेता मारे गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो केवल 4 या 5 नाम ही सामने आए हैं जो कि शीर्ष नेता हैं महाराष्ट्र गढ़चिरौली इलाके में, जो नक्सलियों के जो सबसे नामचीन नाम रहे हैं, उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कुछ और स्थानीय कैडर के भी बड़े नेता इसमें मारे गए होंगे। जी
नरेश, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो पूरा जो है फोर्स जो है, जो C60 था, वो पूरी रैकी करता है। फिर उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि नक्सली घात लगाकर हमला करने में, एम्बुश लगाने में, स्पाइक होल बनाने में, इनमें और शायद आईडी ब्लास्ट करने में भी माहिर रहते हैं। ऐसे में इनके साथ हमले में जवानों को लगातार सतर्कता बरतनी पड़ती है। और बड़ा सवाल ये कि एक साथ 26 को मार गिनाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र पुलिस और ख़ास तौर पर गढ़चिरौली एसपी के नेतृत्व का कमाल कहा जाएगा कि इस तरह से एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी नक्सलियों के जो कोर इलाके, जहां पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं होता, ऐसी जगह पर ऐसा ऑपरेशन उन्होंने किया है। और अगर आप देखें तो कुछ समय पहले ही ये एक बात सामने आई थी कि कुछ जो नक्सली हैं उनको दवा, खाने पीने के सामान में नशीली दवा दी गई थी। उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुठभेड़ में भागते वक्त मारे गए थे। तो ये दूसरी ऐसी बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र पुलिस की हाल के समय में मिली है। और ये तो सबसे बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि कई बड़े नेताओं के साथ इतनी बड़ी तादाद में नक्सली लंबे समय से इस पूरे इलाके में नहीं मारे गए हैं। और आपने ठीक कहा कि ये इन इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती फोर्स के मूवमेंट को लेकर होती है, क्योंकि एम्बुश के साथ साथ दूसरे कई तरह के स्ट्रेटेजिक तौर तरीके नक्सली इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक साथ इतने बड़ी तादाद में नक्सल मारे नहीं जाते। तो ऐसा लगता है कि इसमें जो 16 ट्रुप, जो जानकारी आ रही है, सीरा 16 के नाम से एक ग्रुप है महाराष्ट्र पुलिस का जो नक्सल उन्मूलन के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऐसी 16 टुकड़ियाँ सुनियोजित तरीके से मैदान में उतारी गई थी, जिनके ग्रुप छोटे छोटे थे। इसीलिए भागते नक्सलियों को मौका नहीं मिला और एक लंबे एम्बुश के क्षेत्र में नक्सली अलग अलग जगहों पर मारे गए। अंतर यह है कि इस बार एम्बुश जंगल में पुलिस ने लगाया था। शुक्रिया नरेश, इस तमाम बातचीत के लिए। कोई अपडेट हो तो अपने पास रखिएगा, आपसे संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इधर मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में एक कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल की पत्नी और 5 साल के बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के निवासी असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी चेक पोस्ट पर निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। घात लगाए बैठे आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत पूरे देश ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मणिपुर में आतंकियों के कायराना हमले में छत्तीसगढ़ के बेटे मां भारती की रक्षा में तैनात विप्लव त्रिपाठी को हमसे छीन लिया। आतंकियों के इस हमले ने 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी समेत पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हमले के समय साथ में मौजूद पत्नी और 5 साल की बेटी की भी जान चली गई। साथ ही कॉन्वॉय में मौजूद 5 जवान भी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित पूरे देश ने जवानों की शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है। मणिपुर में हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महासारी की कोख से जन्म लिया। छत्तीसगढ़ के एक होनहार और जांबाज ब्रिगेडियर जिनको आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर उनके पूरे परिवार को शहीद किया है, हम उसके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। हमला सुबह लगभग 11:30 बजे भारत म्यांमार के बॉर्डर चुराचंदपुर जिले में हुआ, जहां विप्लव चेक पोस्ट का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ पत्नी, बेटे और सुरक्षा में तैनात जवान भी थे। आतंकियों ने एम्बुश लगाकर काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। छोटे भांजे को अभी कर्नल की पोस्टिंग मिलनी है, तो उसकी एडवांस ट्रेनिंग कोर्स के लिए उसे महू जाना था। तो कल रात को वो रायगढ़ पहुंचा बाय रोड शिलोंग से। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद निकले, छोटे भांजा और मैं दीदी के घर के लिए निकले। उतने में ही आर्मी के किसी लिंक से छोटा भांजा, जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है। तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें CO साहब,
उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। जैसी ये घटना की खबर आई है तो पूरे रायगढ़ वासियों के अंदर एक बहुत गहरी शोक की लहर पैदा हुई। दर्द से इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि रायगढ़ की धरती ने इस देश को एक ऐसा सपूत दिया जिसने अपना एक स्वर्णिम इतिहास को उन्होंने कायम किया है। शहीद विप्लव और उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रविवार शाम रायगढ़ पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, 6 दिन पहले परिवार से मिलकर गए थे और अचानक सुबह नाश्ते की टेबल पर इस तरह की खबर आना, हालांकि देश के लिए उन्होंने जान गंवाई, पूरा परिवार देश के लिए शहीद हुआ। एक पिता के लिए ये फक्र की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सिर्फ पिता की बात नहीं, पूरा रायगढ़ शहर, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस घटना के बाद काफी दुखी है, स्तब्ध है, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार है, वो कुछ ही मिनटों में इस तरह से काल के गाल में समा गया। और दोपहर 1 बजे जैसे ही रायगढ़ में ये खबर आई, उसके बाद से पूरे रायगढ़ जिले में शोक का माहौल है और लोग बड़ी संख्या में उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद CM भूपेश बघेल जी ने फोन पर बातचीत करके परिजनों को ढाढ़स बंधाया है। पूर्व CM रमन सिंह जी ने भी फोन पर बातचीत करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कल इम्फाल से विशेष विमान से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर रायपुर शहीदों का पार्थिव शरीर आएगा और तकरीबन 2 बजे के आसपास राजधानी रायपुर में पहुंचने की संभावना है और वहां पर राजकीय सम्मान से उनको विदाई दी जाएगी और उसके बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर को रायगढ़ लाया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर शाम 4 बजे तक पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंच जाता है तो कल अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन इसके पहले परिजनों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पहले घर लाया जाएगा और उसके बाद रामलीला मैदान में जन दर्शन के लिए तकरीबन 1 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके बाद सर्किट हाउस स्थित जो मुक्ति धाम है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये जो सारे कार्यक्रम हैं वो अभी तय नहीं हुए हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहीदों का पार्थिव शरीर वो कब तक राजधानी रायपुर पहुंचता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद पूरा शहर, पूरा जिला स्तब्ध है और लोग घटना के बाद काफी शोक संतप्त हैं। शुक्रिया अविनाश इस तमाम बातचीत के लिए। तो पूरा परिवार नहीं, पूरा देश और देश के साथ साथ रायगढ़ भी गमगीन है। आगे बढ़ते खबरों में बात जीरम जांच की करते हैं। जीरम जांच आयोग रिपोर्ट को लेकर हो रही सियासत पर आज छत्तीसगढ़ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा और केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सवाल उठाया कि भाजपा आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री कवासी लखमा का इस्तीफा क्यों मांग रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्या मकसद है। मंत्रियों ने सवाल उठाया कि क्या राजभवन की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट खुली हुई थी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभवन में आधी अधूरी रिपोर्ट सौंपी गई। आखिर केंद्र सरकार किसे बचाना चाहती है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि 23 सितंबर को आयोग के सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय अवधि बढ़ाई जाए। हमारी सरकार ने जांच पूरी करने के लिए नई नियुक्ति की है और 6 माह का समय दिया है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हत्यारा सामने आए और इस घटना के साजिशकर्ताओं का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के कलंक का टीका तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह पर है और वे इतना डरे हुए क्यों हैं। आयोग में नई नियुक्ति पर बीजेपी नेता क्यों डर रहे हैं। इधर बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जीरम में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है, लिहाजा वो इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहती हैं। हमारे नेताओं की मौत उसमें हुई है इतने ज्यादा, हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष के रूप में लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। जांच आयोग के बिंदुओं पर बात उठाते रहे हैं, जांच पर उठाते रहे हैं, लगातार इस पर चर्चाएं हुई हैं। तो इसमें कोई हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से डरने की बात नहीं है। मैं राजभवन को इसमें लपेटना नहीं चाहता, लेकिन मैंने 3-4 बार कहा है कि छत्तीसगढ़ के राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। इस राजनीतिक हत्याकांड के पीछे किसके मंसूबे थे ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पहला कलंक का टीका अगर किसी के माथे में है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के।
आयोग का गठन किसने किया? सरकार ने किया। तो आयोग को रिपोर्ट कहाँ जमा करनी चाहिए थी? सरकार के पास। उसकी बजाय उन्होंने राज्यपाल को जमा किया। तो उसी बात पे जो भी संदेह हुआ है, तो इसलिए अधूरी है और रिपोर्ट वो अभी तक जो बताया गया है कि वो अधूरी है। राज्य सरकार की ओर से जीरम आयोग में नए सदस्य और अध्यक्ष बनाने के मामले में पीसीसी के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आयोग कोर्ट नहीं होता है और इसके जांच बिंदु बढ़ाने या नए सदस्य जोड़ने पर कोर्ट की अवमानना नहीं होती। राज्य सरकार को अधिकार है कि वो ये कर सकती है। पिछले दिनों हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जीरम आयोग की 4184 पन्नों की जांच रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को सौंप दी थी। इस मामले में राज्य सरकार को राज्यपाल ने रिपोर्ट दे दी है। अब राज्य सरकार ने आयोग में नए सदस्य शामिल किए और नए जांच के बिंदुओं को जोड़ा है और इस मामले में लगातार विपक्ष की ओर से कोर्ट की अवमानना की बात सामने आ रही है। पीसीसी के वकील ने कहा है कि ये कोर्ट नहीं बल्कि राज्य सरकार की ओर से गठित आयोग है। वकील सुदीप ने बताया कि कई मामलों में देश में कई जांच आयोग बनाए गए हैं। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर चुका है कि न्यायिक जांच आयोग में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, इसलिए कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही है। जिन गवाहों को और अधिकारियों का प्रति परीक्षण हुआ है उन्हें जरूरत पड़ने पर दोबारा भी बुलाने की मांग कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने संविधान पीठ के फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अगर न्यायिक जांच आयोग के सदस्य या अध्यक्ष सिटिंग हाई कोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हों तब भी न्यायिक जांच आयोग के रूप में कार्य करते समय वे न्यायालय नहीं होते। इसलिए न्यायालय के अवमानना या अपमान का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की उपस्थिति में हुई बैठक में वैक्सीनेशन, गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक और शहर से बूथ तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा में अब करीब 1 महीने तक बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें विधानसभा में मंडल स्तर पर बैठकें होंगी। साथ ही 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है और हमारी कार्यकर्ता, हम केंद्र स्तर पर शासन में रहने के बावजूद हमारे सभी कार्यकर्ता, हम वो गरीब कल्याण योजना लागू करना हो यानी ऐसे सेवा कार्यक्रम में हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। 100 करोड़ देश के लोगों को जो वैक्सीनेशन का काम हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे वैश्विक स्तर पर ये हमारे लिए एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती है। फैसले भी हुए हैं कार्य समिति में और विशेषकर आगामी कार्यक्रम तय हुए हैं। विधानसभावार बैठक भी तय हुआ है। 90 के 90 विधानसभा में नगर पालिका और नगर निगम के वार्डों में भी अटल जी की जयंती मनाने का विचार हुआ है। जनता ने उनको छत्तीसगढ़ में 14 सीट देकर विधानसभा के एक कोने में बिठाया है, तो कुछ मुद्दे तो उठाने की उनकी ड्यूटी है। हम प्रतिपक्ष से हमेशा अपेक्षा करते हैं कि वो रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सामने उनको आना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।